पिछली क्लास में हम लोग किसको पढ़े थे? समास। ठीक, तो समास खत्म हो गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? अलंकार। अभी हाल ही में जो टेट हुआ था उसमें देखे थे, पिछली बार जो पेपर आउट हो गया था अलंकार से आपका 2 से 3 नंबर का सवाल एग्जाम में आया था। और अभी जो हाल ही में एग्जाम हुआ था उसमें भी आपका 1 या 2 नंबर क्या पूछा गया था? अलंकार पूछा गया था। अर्थात अलंकार अगर बात करेंगे तो टीजीटी पीजीटी के अकॉर्डिंग कुल अलंकारों की संख्या होती है 107। कितनी होती है? 107। ठीक, 107। जबकि आप लोग सुपर टेट पढ़ना है और सुपर टेट के अकॉर्डिंग शब्द अलंकार अर्थालंकार मिला के कुल 15 अलंकार पढ़ाएंगे आपको। बात समझी ना? तो 7वां अलंकार वही पीजीटी टीजीटी जो प्रोफेसर बनते हैं लोग वही पढ़ते हैं। ठीक, उसका मतलब ही हो गया ना कि डॉक्टर लग जाएगा नाम क्या गया, अर्थात उस विषय का क्या हो गया, आप ज्ञाता हो गए। बात समझी ना? तो उसके अकॉर्डिंग ये बात कही गई है। तो 107वां अलंकार इसीलिए तो उसी में से 107वां अलंकार में से कोई एक दे देगा एग्जाम में तो कहता ई कहाँ से नया अलंकार आ गया। जैसे नॉर्मल पढ़ाया था, अभी बीच में आ गया मानवीकरण अलंकार आ गया, फिर बीच में आ गया प्रतीप अलंकार, फिर आ गया अनुयुक्ति अलंकार। देख रहे हैं, जब एग्जाम में पूछा जाता है तो फिर उसको एग्जाम अगले बार टीचर लोग उसको फिर सर्च करके पढ़ के चाहे जान नॉलेज के आधार पर क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। नहीं तो नॉर्मली आपको 4 मुख्यतः पढ़ेंगे शब्द अलंकार में और 10 पढ़ने किसमें? अर्थालंकार में। 14 एक आध 2 एक्स्ट्रा आपको बता देंगे, जो 15-16 अलंकार कुल पढ़ा जाएगा। ठीक, सबसे पहले समझेंगे कि अलंकार की उत्पत्ति कहाँ से हुई और ज़रूरत क्यों पड़ी। यही ना होता है भाई कि जब व्याकरणों ने, देखिए व्याकरण का हिस्सा है अलंकार, ये साहित्य का हिंदी हिस्सा नहीं है। ये सामान्य हिंदी के अंतर्गत व्याकरण होता है और व्याकरण का हिस्सा होता है अलंकार। व्याकरण का मतलब हो गया कि जब कोई गद्य पद्य जब लिखा पढ़ा जाता है तो उसको पढ़ते या लिखते समय कुछ अनुतान, सुर, लहर इस तरीके का प्रयोग किया जाता है। पढ़ते समय राग होता है ना, तो उसको प्रतीप करने के लिए, दिखाई देने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? और कवियों ने किसका प्रयोग किया? अलंकार का। और इस अलंकार, छंद, भाषा शैली, रस को हम काव्यगत सौंदर्य के नाम से जानते हैं। जैसे एक स्त्री को सुंदर लगने के लिए उसे गहना भूषण समझते हैं ना, गहना आभूषण की आवश्यकता होती है, वैसे ही कवि या लेखक को अपनी रचना में अच्छा लगने के लिए किसकी चयन करता है? शब्दों का। और वह शब्द में क्या नजर आता है? या तो अलंकार, या तो रस, या तो छंद, जिससे उसकी काव्य गद्य पंक्ति में क्या बढ़ जाती है? शोभा बढ़ जाती है। बात समझी ना? शोभा बढ़ती है। तो वहीं से एक हिस्सा हम पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार को जब तोड़ेंगे तो अलम धन क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद पूछेगा तो अलम धनकार, और संधि पूछेगा तो बताइएगा व्यंजन संधि होती है। अलम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? और कार माने होता है करने वाला, अर्थात क्या हो गया? मतलब इतना समझिएगा कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तथ्यों को क्या बोलते हैं? अलंकार कहते हैं। इसी बात को अपनी भाषा में प्रयोग करके आचार्य दंडी साहब ने एक वाक्य के लिए और एक पंक्ति बोल दिया। उस पंक्ति का नाम है काव्य शोभा करान धर्मालंकार प्रच्छते। फिर से पढ़ेंगे, काव्य शोभा करान धर्मालंकार, यह ल के ऊपर अनुस्वार है, लंकारान प्रच्छते। मतलब काव्य की शोभा, करान माने क्या हो गया? बढ़ाने वाला। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को क्या कहा जाता है? अलंकार कहा जाता है। यहाँ पर धर्म का शाब्दिक अर्थ किससे है बताइए? उसके तत्व से है। बात समझी ना? जैसे आप कहते हैं, सामान्यतः बात करूं कि मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूं, तो हिंदी धर्म के तत्वों, नीति, नियमों एवं सिद्धांतों का क्या करते हैं आप? पालन करते हैं। वही यहाँ पर कहा गया है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो भी धर्म हैं उस सबके बढ़ाने वाले धर्मों को क्या कहा जाता है? अलंकार कहा जाता है। यह बात किसने बताई है? अब सवाल क्या बनेगा? यही उठा के देगा और पूछेगा यह पंक्ति या यह श्लोक किसके द्वारा रचित है? तो क्या है? आचार्य दंडी के द्वारा। बात समझिए ना? अब सवाल बनेगा, सर्वप्रथम अलंकार को किस शास्त्र में पाया गया था? तो अब देखिए, नाट्य शास्त्र लिखा किसने है? नाट्य शास्त्र लिखे हैं भरत मुनि ने। ठीक, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में यह बात उल्लेख किया हुआ है
कि बिना अलंकार के किसी भी काव्य की शोभा बढ़ाई नहीं जा सकती है। एक बात कही गई कि कुछ ऐसे काव्य पंक्तियां होती हैं जिनमें काव्य पंक्तियों को पूरा नहीं, उसमें किसी एक शब्द से क्या बढ़ती है, शोभा बढ़ती है। और कुछ जगहों पे वो बताए कि कुछ ऐसे होते हैं जो का पूरे अर्थ के आधार पर शोभा बढ़ाई जाती है। इस आधार पे अलंकार के कितने भेद बताए गए थे, 2। पहला शब्द अलंकार, दूसरा अर्थालंकार। अर्थात अभी मैंने कहा जब कोई, यहाँ इस परिभाषा ध्यान में रखिएगा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मियों को हम क्या बोलते हैं, अलंकार कहते हैं। अब यहाँ पे सवाल बनेगा कि काव्य पंक्तियों में अगर शब्दों से शोभा बढ़ाई जाएगी तो कौन सा अलंकार हो जाएगा। हाँ, अगर अर्थों से बढ़ाई जाएगी तो क्या हो जाएगा, मतलब पूरी काव्य पंक्ति में किसी एक या 2 शब्द को चिन्हित करके उससे अर्थ निकाल कर अगर शब्द की काव्य पंक्ति की शोभा बढ़ाई जाए तो वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, शब्द अलंकार। आप पूरे काव्य पंक्ति का अर्थ बताएं और उसके बाद उसकी शोभा बढ़े तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अर्थालंकार। ठीक है ना। एक ठो आ गए राजा भोज। कौन आ गए, भोजराज के नाम जानते हैं। सवाल बनेगा भोजराज किस शहर की स्थापना किए थे, भोजराज किस शहर की स्थापना किए थे, भोपाल। हाँ, भोपाल में जाएंगे आपको तो वहाँ पे जो झील है कौन सी है, देखिए कंफर्म नहीं हो रहा झील का नाम। उसी झील के नदी पे अगर किनारे पे जैसे आपका मूर्ति भोजराज की बनी हुई है, ठीक, बहुत बड़ी सी, तो वही भोजराज ने दिया गया था। भोजराज जो थे, भोजराज लिखवाएंगे अभी लाइन से। भोजराज ने की रचना है, उसका नाम है सरस्वती कंठाभरण। क्या है, इसमें उन्होंने बताया एक नया अलंकार, उस अलंकार का नाम क्या है, उभया अलंकार। अब तो बात समझ आ रही, उभय अलंकार क्या होता है। उभय माने क्या होता है, जो दोनों, उभयचर पढ़े आप लोग ना। मेढक क्या होता है, अर्थात जल में भी रहता है और हाँ स्थल में भी रहता है। हम कहें कि ठीक भाई थल का ये चाहे जल, दोनों में जो रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, उभय। अर्थात अभी मैंने बताया ना कि भरत मुनि के अनुसार अलंकार 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका शब्दा अलंकार और दूसरा क्या होता है। अब बात करेंगे कि जो ऐसी काव्य पंक्ति शब्द के साथ साथ अर्थ से भी काव्य की शोभा बढ़ाएगी उसे हम क्या बोलते हैं। यह बात किसने बताई है, भोजराज ने बताई है। किस अपनी रचना में, सरस्वती कंठाभरण में बताया हुआ है। यहाँ से 3 सवाल फिर निकल के आते हैं। पहला सवाल क्या, पहले ही निकलेगा, काव्य शोभा करान धर्मालंकार प्रच्छते। यह श्लोक या पंक्ति किसकी है, आचार्य दंडी की है। अगला सवाल बनेगा, भरत मुनि ने कौन सी रचना लिखी है, उनका ग्रंथ का नाम क्या है। ठीक है, ये पुस्तक मत बोलिएगा, ये पुस्तक नहीं है, यह क्या है, ग्रंथ है। ठीक है ना। तो ग्रंथ क्या, नाट्यशास्त्र। भरत मुनि के अनुसार अलंकार की संख्या कितनी बताई गई है, 2। कौन सा, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। शब्द अलंकार परिभाषा क्या होगी, जो शब्दों के किसी काव्य पंक्ति में शब्दों के द्वारा शोभा बढ़ाई जाए वहां पर क्या हो जाएगा। अगर किसी काव्य पंक्ति में पूरे अर्थ के आधार पर बढ़ाई जाए उसे क्या बोलेंगे। बात करेंगे अब किसकी, भोजराज की रचना क्या नाम है, सरस्वती कंठाभरण। बात समझ गए। इसमें उन्होंने किस अलंकार की बात की है, उभया अलंकार की। जबकि वर्तमान में उभया अलंकार कोई प्रामाणिकता नहीं मिली है। ये लेकिन जितने भी आजकल वर्तमान में कौन सा काल चल रहा है साहित्य के आधार पर, आधुनिक काल। आधुनिक काल में किसका दौर चल रहा है, नई कविता का। और नई कविता में उभया अलंकार का कोई अभी वर्तमान में उल्लेख नहीं है। इसीलिए उभया अलंकार यहीं तक पढ़ के क्या हो जाएगा, खत्म। मुख्य रूप से हम किसको पढ़ेंगे, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। इतनी बात समझ सबको। अभी जितना बता इसमें कोई समस्या, इतने में से एक सवाल आ जाएगा। अलंकार उदाहरण छोड़ दीजिए, अभी इतने में से एक सवाल आ सकता है। पहला तो यही बन जाएगा, दूसरा यह सवाल, तीसरा यह सवाल और चौथा यह दे देगा कि अलंकार में कौन सी संधि होगी। ठीक, यह सवाल आपका बनेगा। 4 पॉइंट पढ़े, चारों में से 4 सवाल बनने की पूरी उम्मीद होती है। कोई समस्या, लिखा जाए। अगर चाहे तो आप अपने अनुसार पॉइंट बना के ऐसे ही लिख लीजिए,
हम लिखवाएं तो थ्योरेटिकल लिखवाएंगे, लिखवा दें? लिखिए, वही तो लिखवाएंगे भाई, आचार दंडी के अनुसार वही बतिया तो लिखवाएंगे। ऐसे लिख लीजिए, पॉइंट बना के लिख लीजिएगा आप। जिन लोगों का संस्कृत कमज़ोर है, चाहे थोड़ा समस्या है, जैसे अंग्रेजी रहा होगा, तो इधर लगातार सर पढ़ाएंगे आपको 20 दिन तक संस्कृत की क्लास। तो लगातार जो नहीं आ रहे उन लोगों से भी बोल के रेगुलरिटी बना के, अगर एक बार आप नोट्स बना के आप समझ के पढ़ लेते हैं तो फिर दोबारा आपको संस्कृत में 10 नंबर के लिए पढ़ना नहीं पड़ेगा। बस यही बोलेंगे, ठीक। तो जो लोग अब्सेंट हो रहे हैं उन लोगों से अगर आपके पास कांटेक्ट या संपर्क में है तो आप बोल दीजिए संस्कृत की क्लास चले, 20 दिन तक लगातार चलेगा, खत्म हो जाएगा 10 नंबर का, ठीक है। हो गया? एक बार साथ में दोहरा लीजिएगा, काम खत्म, ठीक है ना। पहला सवाल ये बनेगा, अलम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कार माने क्या होता है? अर्थात यहाँ से परिभाषा निकल के आती है कि शोभा बढ़ाने वाले तथ्यों को क्या बोलते हैं? आचार दंडी के अनुसार श्लोक का क्या नाम है? काव्य शोभा करान धर्मालंकार प्रच्यते। इसका अर्थ क्या होगा? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहा जाता है। अब बात करेंगे भरत आचार दंडी के बाद नाट्यशास्त्र किसकी रचना है? भरत मुनि की। नाट्यशास्त्र है क्या? ग्रंथ है। भरत मुनि के अनुसार अलंकार कितने बताए गए हैं? पहला क्या है? दूसरा शब्दालंकार में किसकी बड़ा शोभा बढ़ाई जाती है? शब्दों की। अर्थात किसी काव्य पंक्ति में अगर शब्दों के द्वारा तत्वों की शब्दों के द्वारा शोभा बढ़ाई जाती है उसी को हम क्या बोलेंगे? और किसी काव्य पंक्ति में अर्थों के द्वारा शोभा बढ़ाई जाती है उसी को क्या बोलते हैं? कहीं कहीं पर शोभा बढ़ाने का अर्थ न देके लिखा हो किताबों में चमत्कार उत्पन्न होता है। समझ हमारी बात? बस शब्द चयन कर लिया गया, बहुत बड़ी चीज नहीं है वो। बस हम यहाँ पे शोभा बढ़ाने का अर्थ न देके कहीं पर लिख देगा कि अर्थों के आधार पर काव्य पंक्ति में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां पर क्या हो जाएगा? तो चमत्कार से अभी मतलब सही चमत्कार तो बतौले शोभा बढ़ोते बतौले हम, ठीक। अगली बात करेंगे भोजराज की रचना क्या है? स्वस्ति कंठा। भोजराज के अनुसार किस अलंकार की बात कही गई है? उभयालंकार। अर्थात शब्द और अर्थ किसी काव्य पंक्ति में शब्द और अर्थ दोनों के आधार पर काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है, वहां पे क्या बोलते हैं? उभयालंकार कहा जाता है। बात समझ गई ना? अब हेडिंग लिखिएगा शब्दालंकार। ठीक है, परिभाषा नहीं लिखवाएंगे, परिभाषा सबको पता है। कोई ऐसा जिसको अभी परिभाषा जो बोले हैं नहीं समझ में आया है, ईमानदारी से एकदम अभी जो परिभाषा बोले हैं अभी बताया ना परिभाषा, मुझे लगता है 3-4 बार अभी रिपीट कर दिए हैं। कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया है? हाँ हाँ हाँ, आचार दंडी के अनुसार कितना बताए थे? तो दंडी के अनुसार उसमें क्या लिखवाए थे? दंडी के अनुसार वो ना है, परिभाषा है। समझ रहे हैं। वही तो कर भरत मुनि में लिखवाया था, ऐसी बात नहीं है। अगर हो सकता है मे भी आपसे या तो हमसे मिस्टेक हो गई होगी तो इसको बना लीजिएगा वहाँ पे, ठीक है ना। यही सही है जो अभी बोले हैं, ठीक है ना। यह पंक्ति जो है किसकी है? आचार दंडी की है, उसके अनुसार भी लिखवा दिए हैं।
चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अगर ऐसा हो गया होगा इन केस, मान लीजिए हमसे ही गलती होगी, चाहे आपसे भी हो सकती है नोट करने में, ऐसे नहीं हम कह रहे हैं, तो उसको बना लीजिएगा, ठीक है, उसको बना लीजिएगा, ठीक है ना। दंडी के अनुसार वह सिर्फ क्या है, पंक्ति है। भरत मुनि के अनुसार यह दो अर्थ दिए गए हैं। भोजराज जो है उभय अलंकार की बात करते हैं, बात समझी ना। शताब्दी पूछेगा, 12वीं शताब्दी होगी, हाँ 12वीं शताब्दी है ना, ठीक हो गया होगा, ठीक। तो शब्द अलंकार की परिभाषा कुछ नहीं लिखिएगा, बस लिखिएगा, हाँ हाँ उसको बस भरत मुनि बना लीजिए। शब्दों अगर शब्दों के द्वारा शोभा बढ़ाई जाती है तो क्या हो जाएगा, शब्द अलंकार की बात। अगर देखिए अभी भी कुछ किताबों में देखेंगे, फिलहाल ये सवाल बनेगा नहीं आपके एग्जाम में, बता रहे हैं, लेकिन सवाल कदापि नहीं बनेगा सुपर डेट में। मुख्यतः अगर पूछेगा तो आप क्या इतना बताइएगा, 3 ही। ऐसे कहेंगे शब्द अलंकार तो कुल कितने प्रकार हैं, 4, समझिए। जबकि यह सवाल आपके एग्जाम में नहीं आएगा कि शब्द अलंकार कितने भेद होते हैं बताइए, ऐसा सवाल नहीं बनेगा, ठीक। इससे निश्चिंत रहिए, फिलहाल मैं बता दिया हूँ बस जानकारी के लिए। मुख्यतः पूछेगा तो कितना बता दीजिएगा, हाँ अगर कुल पूछेगा शब्द अलंकार में कुल ऐसे तो कितना हो जाएगा। पहला कौन सा होता है, सबको पता है, अनुप्रास अलंकार। मुझे लगता है कि क्लास 8 से ही पढ़े आ रहे हैं इसको। दूसरा यमक अलंकार, जो लोग नए समझ लीजिए, आई लव बना रहे हैं, ठीक है। तीसरा श्लेष अलंकार, यही 3 मुख्य रूप से पढ़ते थे हम लोग। अब वर्तमान में चौथा भी पढ़ेंगे जो होता है वक्रोक्ति अलंकार। ठीक, पहले सबका अर्थ समझ लेंगे फिर उसके बाद पढ़ा जाएगा, ठीक। क्या होता है नोट कर लीजिए पहले, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार। अगर बस इसका एक एक अर्थ जानेंगे तो आप आसानी से कर लेंगे, ठीक। अब यहाँ लिखिए, क्या लिखा है, अनुप्रास। अनु माने क्या होता है, बार बार। अप्रास माने होता है दोहराव। किसका दोहराव होगा, जब किसी काव्य पंक्ति में किसी एक वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो वहां पे कौन सा अलंकार हो जाएगा। देख रहे हैं, इसका मीनिंग बस समझना है, अगर समझेंगे तो परिभाषा आप स्वयं से क्या करेंगे, लिख सकते हैं। अनु माने क्या होता है, बार बार। अभी तक लिख ही रहे हैं आप लोग, मैंने इतना स्लो कैसे हैं आप लोग, मैंने पूरा लिखा जरूरी है। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, अरे वो करे अगवा है तो टेढ़ का बना दीजिए पुनरावृत्ति वाला, ठीक। हाँ हम तो से कम है का, ठीक। अनु माने होता है बार बार, अरे बार बार। प्रास माने क्या होती है, आवृत्ति। जब किसी काव्य पंक्ति में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा। चलिए, यमक माने होता है जोड़ा। यमक माने क्या होता है, अर्थात युग्म। बात समझिए ना, मतलब एगो चप्पल के बाद दूसरा चप्पल पहना जाता है ना, एगो 7 नंबर के, 8 नंबर का, ऐसा तो होता नहीं होगा। जब आए आपन न बताओ, ठीक। तो यार तो हो ना करी 6 नंबर क्या, किसका बता रहे हैं आप ठीक है। तो यमक का मतलब होता है युग्म हो जाएगा जोड़ा। यमक अलंकार मतलब किसी काव्य पंक्ति में एक ही शब्द क्या है, 2 बार आए। कहीं कहीं लिखा होता है बार बार आए या 2 से अधिक बार आए। उदाहरण देखेंगे तो अक्सर 2 ही बार नजर आते हैं। युग्म का मतलब जोड़ा ही होता है, ठीक है ना। 2 बार आए लेकिन दोनों का अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, वहां पे कौन सा अलंकार हो जाएगा। श्लेष जो होता है श्लिष धातु से बना हुआ है। सर आएंगे पूछ लीजिएगा, श्लिष का अर्थ होता है चिपका हुआ। श्लिष माने क्या होता है, चिपका हुआ, ठीक। तो यहाँ पर देखिए श्लेष अलंकार में चिपका हुआ अर्थ का मतलब हो गया कि जहां पर शब्द एक ही हो लेकिन उस पंक्ति में उस शब्द का अर्थ कई क्या हो, चिपके हुए हो। अर्थात क्या हो जाएगा, कैसे चिपकेगा, छिपकली जैसे। ये हो जाए कौन सा अलंकार, श्लेष अलंकार। अगला क्या हो जाएगा, वक्रोक्ति में
पीछे से बता दीजिए, इधर आप ही बताइए मैम, वक्रोक्ति में कौन सा संधि हो, कोई बोलेगा नहीं? हाँ बैठ के बताइए, वक्रोक्ति में संधि बता दीजिए आप। वृद्धि संधि गुण होगा, ये तो हम ना पढ़ौले रहनी है। आप बताइए मैम, आप ही से करें बगल में, एक और गुण संधि होगा, आप बताइए, बताएंगे कुछ? गुण संधि सेम टू यू, आप बताइए। गुण संधि कैसे होगा बताइए, अगर गुण संधि है तो कैसे? नहीं, शांत रहिए। देखिए देखा पाप, देखिए देखा धर्म। आप बताइए आगे, बीच में मैम। हाँ बताइए, पता ही नहीं है आपको? आप तो संधि पढ़ी हैं, पूरा नहीं पढ़ी हैं। चलिए इधर बताइए, आप बताइए कैसे होगा गुण संधि? ओ आ रहा है, नियम यही कहता है, बस यही बोल दिए, सीधे बोल दीजिए, और ऊ मिल के ओ हो जाता है। जहां और ऊ मिल के ओ होगा वहां पे कौन संधि हो जाएगी? गुण संधि होगा। बहुत बहुत दिमाग थोड़े लगाना है, बात समझ गई ना? कौन संधि होगी? गुण संधि। बात समझ गई ना? गलती नहीं है, घबराइए नहीं। वो तो जानबूझ के पूछे कि देखिए अगले में कॉन्फिडेंस है कि नहीं। कंडीशन होता है ना कि आप यही, आपको तो जब पढ़ाएंगे, आपको प्रश्नीकरण कौशल में, कौशल पढ़ते हैं आप लोग ना, अगर एक बार प्रश्न बच्चे से पूछा आपने, अगर सही उत्तर मिलता है तो आप पुनः दोबारा अलग बच्चे से भी क्या कर सकते हैं? अगर उस बच्चे के अंदर आत्मविश्वास होगा तो सवाल का उत्तर बदलेगा नहीं, वो क्या करेगा? अगर थोड़ा सा भी आत्मविश्वास डगमगाया तो उनको सर लगा थी गलती ना, गलती ये लिए कहता हूँ कि वो दूसरे पूछा ला। बात समझ गई ना? और वो बता देगा, गुण की बजाय क्या बता देगा? वृद्धि। और करे ज्ञान में क्या हो जाएगी? देख ला। वक्रोक्ति को जब तोड़ेंगे तो वक्र धन उक्ति और उ मिलके क्या हो जाता है? अर्थात कौन संधि हो जाएगी? गुण संधि। वक्रोक्ति अलंकार में जैसे कहें कुछ और, जैसे कभी कभी कुछ कहते हैं तो आप लोग समझ जाते हैं कि नहीं? जैसे कहते हैं, उपेंद्र नहीं आए क्या? कहाँ रह गए? ठीक, जैसे उनको बोले ना चप्पल वाला, तो हमने किसका लिए? आप लोग कुछ और समझ गए। दिस इज, ये कौन सा अलंकार हो गया? कहा जाए कुछ और, आप समझ जाए कुछ और। बात समझ गई ना? जैसे कहा जाए घर पर आप लोग उन लोगों का ध्यान रखा करिए, तो आप समझे कुछ और, हम करें मम्मी पापा को। उन लोगों का मतलब ये ना हो गया, हम क्या कहना चाह रहे हैं? मम्मी पापा का ध्यान रखिए, चाहे वो दूसर मम्मी पापा हो के चाहे अपन मम्मी पापा हो के, मम्मी पापा ना है, चाहे उनका चाहे अपन। कंडीशन वहां पे है वक्रोक्ति, मतलब वक्ता के द्वारा बात कही जाए कुछ और, और श्रोता कुछ और समझ जाए। वहां पर कौन समझ, अरे सॉरी, कौन सा अलंकार हो जाएगा? वक्रोक्ति अलंकार। यह था आपका सिर्फ परिचय कि इस बात को ऐसे समझेंगे। अब इन बात को समझने के लिए एग्जाम में आपका एक पंक्ति देता है, काव्य पंक्ति देगा, और उस पंक्ति को पूछेगा इसमें कौन सा अलंकार है। बात समझ गई ना? लिखिए अनुप्रास अलंकार, हेडिंग। अभी हम बताए भी हैं अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या होगी। बॉयज में से कोई बता दीजिए। हाँ, एक ही वर्ण बार बार आवे, ये उसी को आप अच्छे वे में कह सकते हैं कि जिस काव्य पंक्ति में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, उसे हम क्या बोलेंगे? परिभाषा लिख लेंगे सब लोग, नहीं लिख पाएंगे? कहने के बाद तुरंत मुंह गिर के आ जाता है आप लोगों का। ठीक है, कंडीशन है कि यह परिभाषा आप बहुत शुरू से पढ़ते आए हैं, लिखने की जरूरत नहीं। देखिए आवृत्ति का मतलब क्या होगा? उस वर्ण के लिए कहा जा रहा है। बात समझ गई ना? या आप सीधे बोल दीजिए कि एक ही वर्ण की आवृत्ति हो। बात समझ गई ना? तो आवृत्ति का मतलब ही क्या होता है? दोहराव होता है। बात समझ गई ना? दोहराव बार बार आए तब भी वहां पे क्या हो जाता है? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। लिखिए उदाहरण, अनुप्रास अलंकार परिभाषा सब लोग लिख लीजिएगा, हम लिखवा रहे हैं क्या। अब यहाँ पर जैसे का प्रयोग मत करिएगा, जब भी लिखिएगा क्या लिखिएगा? जैसे जो होता है वह एक एक शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है। उदाहरण किसके लिए प्रयोग होता है? पंक्ति के लिए किया जाता है। उदाहरण
लिखिए, सबको पता है, एक ठो बस लिख दे रहे हैं, बाकी नया बताएंगे आपको। तरनी, तनुजा, तट तमाल, तरुअर बहु छाए। ठीक, इस पंक्ति में तो के नीचे क्या कर लीजिएगा आप, अंडरलाइन कर लीजिएगा। अर्थात इस पंक्ति में तो वर्ड की आवृत्ति एक से अधिक बार या बार बार हुई है, इसीलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। जिसको नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा। ठीक, दो 2011 टेट में सवाल पूछा गया था, दमके दतिया दमके दतिया दुति दामिनी, जो किलके कल बाल विनोद करें, ज्यों किलके कल बाल विनोद करे। यहाँ पर द के नीचे क्या कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। अर्थात द वर्ड की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला एक नया लिख लीजिएगा उदाहरण, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मनुज वेश का उजियाला। मनुज वेश का उजियाला, मनुज होगा। उजियाला, यहाँ पर म, अभी मत कहिए सर जी मधुर मधुर आया, दोनों का अर्थ एक ही है। और जब होगा तो आगे आप अनुप्रास अलंकार में भेद पढ़ेंगे। अनुप्रास अलंकार में भेद जब पढ़ेंगे तो वहां पर एक तो भेद पढ़ेंगे वृत्तानुप्रास। वृत्तानुप्रास का मतलब एक ही शब्द बार बार आए, मधुर मधुर दो बार आ गया है ना, लेकिन दोनों का अर्थ समान हो, तब वहां पे कौन सा हो जाएगा, वृत्तानुप्रास। फिलहाल अभी आप अनुप्रास अलंकार में पढ़ रहे हैं तो हम सबका उदाहरण एक ही में लिखवा रहे हैं, अलग से नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन सुपर में आपका लाटा अनुप्रास, छेका अनुप्रास, वृत्तानुप्रास, सूत्रानुप्रास ये सब एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक, बस उदाहरण कहाँ है बता दीजिए, कुछ इच्छा भर्ती दिखा दीजिए हमको, यहाँ से लेके बिहार टेट, राजस्थान टेट, इधर वाला जो पूछा गया हो। ठीक, सिलेबस में जो है वो तो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, तो सिलेबस से आउट का मतलब है पढ़ने का। ठीक, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश, यहाँ पर जहाँ पर म लिखा है ना वहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिएगा। अर्थात म वर्ड की आवृत्ति एक से अधिक बार, इसलिए कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। एक और उदाहरण लिखिए, ऊपर लिख रहे हैं यहाँ पर देखिए, कौन सा, अर्थ नहीं बताएंगे, कोई मतलब है बताने का, अर्थ समय बीतेगा, कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। अर्थ बताएंगे तो कोई मतलब नहीं, इसलिए कि हमको अर्थ से नहीं लेना देना है, हमको सिर्फ वर्ड की आवृत्ति से लेना देना है। लिखिए उदाहरण, कालिंदी कूल कदम बकिडारी, कालिंदी कूल कदम बकिडारी, ये रो है, कालिंदी कूल कदम बकिडारी। ठीक, डारी बस लिख के छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर क और क, ठीक है ना। जो बिहार में टीचर लोग हुए हैं, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा यह स्टेट में पूछा गया था, जो भी हाल ही में वैकेंसी कंप्लीट हुई है बिहार वाली, उसी में यह सवाल पूछा गया था, कालिंदी कूल कदम बकिडारी में कौन सा अलंकार होगा। तो यहाँ पर क वर्ण की आवृत्ति देख रहे हैं कितनी बार हुई है ना, बार बार होने से यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा। अगला उदाहरण लिखिएगा, रघुपति राघव, रघुपति राघव राजा राम। बस
र र र वर्ण की आवृत्ति क्या हुई यहाँ पर, बार बार हुई, इसलिए कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कालिंदी का अर्थ नदी, हाँ नदी होता है। यमुना नदी कहते हैं, कब तक क्या करेंगे बता क्या कह दीजिएगा, तरण की आवृत्ति होती है इसलिए वहां पर अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जहाँ होगा वहां पे बता देंगे, हमको दिक्कत नहीं है, समय बिताने से कोई मतलब नहीं है। हम जान दीपा आवत ना है ना बताओ तुम आ रहा है, लेकिन समय बिताने को मतलब नहीं है। ठीक, कालिंदी तो वही क्या तो बताना दे जाके, हम क्या ना होता तो क्यों कहो, सही बात हो आए? कालिंदी यमुना नदी को कहा जाता है ना, हाँ ठीक है ठीक। अच्छा, यमुना नदी कलिंद पर्वत से, पहाड़ से निकली इसलिए उसे कालिंदी कहते हैं। ठीक, गुड, चलिए अच्छी बात है। तो क वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई, र वर्ण की आवृत्ति आप जो हुआ वहां पर बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। ऐसे उदाहरण और भी हैं, बात समझ गई ना, बहुत सेत का है, ढेर का है। ठीक, लिखवा दे सब, कोई मतलब हम बोल रहे हैं आपको बता देना है बस। चारु चंद की चंचल क्रीड़े खेल रही हैं, यहाँ पर किस वर्ण की आवृत्ति दिख रही है, च वर्ण की। अगला, चित चैत किचा दनिचा भरी चर्चा चलिबे की चलाइए ना, कौन सी आवृत्ति हुई है, च वर्ण की आवृत्ति हुई है। ठीक, कुछ लोग मुंह ताक नहीं, क्या बोल रहा है, लिखिए 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 लिखिए, हम जान रहे हैं, लिखिए। उदाहरण लिखना फायदा होगा, आपके एग्जाम में आएगा तो वही उदाहरण ही तो मेन है, लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लिखिए लिखिए। अगला उदाहरण बोल रहे हैं, चारु चंद की, चंद्र लिखिएगा, चारु चंद्र की चंचल क्रीड़े, क्रीड़े के बाद कामा लगा दीजिएगा, ये तो लगभग जबान पे याद होगा आप लोगों को। चारु चंद्र की चंचल क्रीड़े कामा खेल रही हैं जलथल में, खेल रही हैं जलथल में। यहाँ पे च पे क्या कर लीजिएगा, अंडरलाइन लगा कर लीजिएगा, जलथल में, जल लिखना, जल। अगला लिखिए उदाहरण, चित चैत की चांदनी चाह भरी, चित चैत, चैत का चांदनी देखें आप लोग, अभी बीता है जल्दी है। चैत्र की चांदनी रात, जो समय कटिया करने 3 बजे लोग चले जाते हैं, हाँ। चित चैत की चांदनी चाह भरी, चित चैत की चांदनी चाह भरी कामा चर्चा चलिबे की चलाइए ना, चर्चा चलिबे, चलिबे की चलाइए ना। यहाँ पर ढेर का कहा गया है च, इसलिए कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। आपके टेट में ही पूछा गया सवाल है 2015 में, मुदित महिपति मंदिर आए, लिखिए अगला उदाहरण, मुदित, मुदित म में छोटा हो रहेगा, मुदित महिपति मंदिर आए, मुदित महिपति मंदिर आए कामा सेवक सचिव सुमंत बुलाए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। इस पंक्ति में 2 चीज नजर आ रही, देख रहे हैं, पहले वाली में म, दूसरे वाली में स। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे श्रुत्यानुप्रास होता है। ठीक, अगला हेडिंग डालिएगा, अनुप्रास अलंकार के भेद, अनुप्रास अलंकार के भेद। अनुप्रास अलंकार के भेद कितने होते हैं, 5। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। पहला लिख लीजिएगा, पहला लिखिएगा छेकानुप्रास, दूसरा लिखिएगा वृत्यानुप्रास, तीसरा लिखिएगा लाटानुप्रास,
तीसरा लिखिएगा श्रुत्यानुप्रास, चौथा जो भी होगा श्रुत्यानुप्रास, और अंतिम लिख लीजिएगा अंत्यानुप्रास। छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। बस अरे पर इसका क्या बोलते हैं, जानते रहिए कितने प्रकार होते हैं? 5 होते हैं। ये आपके एग्जाम में इससे संबंधित उदाहरण नहीं है, डायरेक्ट पूछेगा तो सीधे पूछेगा कौन सा? अनुप्रास अलंकार आएगा। ठीक, अगला शब्द अलंकार में पढ़ेंगे हम लोग, दूसरा कौन सा है? यमक अलंकार। जो लिखवाए एग्जाम्पल ना जितने, वो सब उसी में से हैं। जो एग्जाम्पल लिखवाए है ना सब उसी में संबंधित है। किताबों से पढ़ लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो। अगर आपको लगेगा कि एकदम समझ में नहीं आ रहा है तो अलग से कोई वीडियो बना के उसका आपको डाल देंगे, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। यमक अलंकार आपका होगा। यमक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यमक का मतलब होता है युग्म, और युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। ठीक, इसकी परिभाषा क्या होगी? कोई बताइए, इस रो में से गर्ल्स कोई भी, खान साहब बताइए यमक अलंकार की परिभाषा। बोलिए, शांत रहिए। है कि शब्द की बार बार आवृत्ति उसी क्या बोलते हैं? यमक अलंकार। किसी शब्द की आवृत्ति बार बार आएगी तो यमक अलंकार हो जाएगा। वाह, अच्छा वर्ण की, शब्द ना कहते अब कथी वर्ण। शांत रहिए। जब किसी काव्य पंक्ति में एक ही शब्द 2 बार आए, बात समझ गई ना, और उसका अर्थ क्या हो, दोनों का अर्थ सेम हो, सॉरी शब्द सेम हो लेकिन अर्थ क्या हो, वहां पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। लिख लेंगे परिभाषा, यही है, समझिए। यमक का मतलब युग्म हो गया। जिस किसी काव्य पंक्ति में एक ही शब्द 1 से अधिक बार आए, कहीं कहीं लिखेगा 2 बार आए, लेकिन दोनों के अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, वहां पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। लिखिए उदाहरण। उदाहरण, सबसे पुराना उदाहरण लिख लीजिए एक ठो पहले समझने के लिए। कनक कनक ते सगुनी मादकता अधिकाय। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। या पाए, पहले खाए है, कौन दिक्कत ना, कुछ भी लिख सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन फिलहाल पहले ही में बा होता है। चलिए ठीक है, खाए लिख लीजिए, कौन दिक्कत नहीं है। वैसे पाए है मान लेते, इतना सीधा मास्टर मिलेगा आप लोगों को। या खाए बौराए नर, इसलिए कि आप अगर खाए लिखेंगे तब वो कौन मतलब, अरे यहाँ खाए लिखेंगे तो एक अर्थ हो जाएगा धतूरा, आप पाए लिखेंगे तो एक अर्थ क्या हो जाएगा, ठीक है ना। पंक्ति की बात करें किताबों में तो पाए लिखा है पहले, या पाए बौराए नर लिख दें, वो में करजा दुखाए लगी। या पाए बौराए नर वा खाए बौराए, दुन्नम बौराई जाई, ठीक है ना। यहाँ पर कनक कनक 2 बार आया है, देख रहे हैं ना। दोनों का उच्चारण और शब्द क्या है, सेम है, बराबर है, लेकिन दोनों का अर्थ क्या होगा। देखिए, एक कनक का अर्थ किससे लिया गया है, पाए से जोड़ेंगे, और एक कनक किससे, अर्थात एक कनक का अर्थ हो जाएगा धातु। पाए का मतलब सोना चांदी जो ने कर लीजिए, एक कनक का अर्थ किससे है, धतूरा से है, ठीक है ना। अर्थात अगर किसी व्यक्ति को कोई किसी चीज की अधिकता नहीं हो जाती, देखते होंगे, अगर धन बहुत अधिक हो जाए, सोना का अर्थ यहाँ पे धन से लीजिएगा, अगर धन बहुत अधिक हो जाएगा तब भी बौरा जाएगा, कहाँ रखी कहाँ छुपाई,
बात समझी ना? नहीं होता ऐसा? अच्छा ठीक, तो होता है। हाँ, अक्सर होता है कि आप देखेंगे पहले के लोग आपको आगे बताएंगे भी कि सोना या गहने की सुरक्षा जो होती है, लोग पहले जमीन के अंदर गाड़ के रखते थे। पहले दीवार या भित्त माने क्या होता है, दीवार। दीवार पहले मिट्टी की हुआ कर, बहुत चौड़ी चौड़ी हुआ करती थी। ताखा जानते हैं, ताखा वाला ऐसा, जैसे आजकल लोग तिजोरी के अंदर तिजोरी, वो दिवाली के अंदर तिजोरी होता था। सच्चाई बता रहे हैं आपको, बस समझिए ना, ऐसे होता था वहां पे। तो सोना अगर अधिक हो जाए किसी व्यक्ति के पास, तब भी व्यक्ति पाकर क्या हो जाएगा, बौरा जाए, कहाँ छुपाई कहाँ रखी। बात समझिए ना। अगर धतूरा खा लेगा व्यक्ति, मैंने कभी चखिएगा, बिया मत खाइएगा, धतूरा भूज कर खिलाया जाता है जानवरों को। जब उनको जानवरों को लूज मोशन हो जाता है, सही बता रहे हैं, जानवरों का अगर लूज मोशन हो गया, धतूरा भूज दीजिए, आप भूज के रोटी में क्या करिए, खिया दीजिए, ठीक, सही हो जाएगा। ठीक है ना? तो अब अपने पर ट्राई मत करिएगा, इतना बौरा जाएंगे कि आप सोचे कहाँ भागी, बस दौड़वा क्षण मनाते रहेंगे बस हमेशा। बात समझी ना? न बैठी जाए ना तो वही हो जाएगा। अगर धतूरा खा लेंगे तब भी व्यक्ति क्या हो जाता है, बौरा जाएगा। मतलब दोनों केस में व्यक्ति क्या हो रहा है, बौरा रहा है। अधिक मात्रा में खा लेंगे, आंत में इतना गर्म होता है वो कि आंत में इतनी गर्म, आंत फट जाएगा, आप क्या हो जाएंगे, दांत चियार के मर जाएंगे। तो कनक कनकते 100 गुण, एक कनक का अर्थ सोना और एक कनक का अर्थ क्या है, धतूरा है। एक कनक का अर्थ पाने से, मतलब सोना पा जाएगा तभी बौरा जाएगा, धतूरा खा लेगा तभी व्यक्ति बौरा जाएगा। इसलिए कौन सा अलंकार हो जाएगा, लिखिए दूसरा उदाहरण, उदाहरण लिखिएगा। काली घटा का घमंड घटा, लिख लीजिए दूसरा उदाहरण। काली घटा का घमंड घटा, घटा घटा 2 बार आया है। अब समझिएगा, ये मत समझिएगा सर जी कनक कनक यहाँ पे पास ही में आया है, यहाँ पे अलग अलग क्यों हो गया। पंक्ति में कहीं भी आया, लेकिन दोनों क्या हो, समान, और अर्थ क्या हो, अलग अलग, ये होना चाहिए। ये मत समझिएगा कि युग्म का मतलब साथ ही में होना चाहिए। इस घटा का मतलब किससे है, बादल से है। देखते होंगे आप पहले, आज भी आनी होनी आते, लेकिन गाँव में कहते हैं काला बादल जीव डरवाए, भूरा बादल पानी लावे। ऐसा किए आप लोग कभी, कबो नहीं ऐसा देख लेना। इसका मतलब, और बचपन में क्या कहला होना में बहुत होता था ना, दौड़ते दौड़ते, तो उस समय कहते थे लोग, दौड़ अनिया थी ना, अनिया के विपरीत दौड़ा जाता था, और सटवा खोल के हाँ तू अरना नहीं आई, ऐसे कहा जाता था। माने मन लड़का एगो लड़का ओकरा नानी कहे तो वो ओकरा नानी कहे, ठीक। तो ऐसे होता था वहां पे। तो वहां पर कहा गया काला घटा पर, यहाँ पर किससे है, बादल से है, ठीक। देखते होंगे जैसी काली घटा आती है तो लोग डर जाते हैं, बहुत तेज आंधी तूफान आने वाला है। लेकिन जैसे ही भूरा बादल आता है, उसका घमंड क्या हो जाता है, घटने का अर्थ क्या हो जाता है, यहाँ पर कम से है। यहाँ पर दोनों समान अर्थ है, लेकिन दोनों का अर्थ क्या है, अलग अलग। अर्थात कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार। एक और लिखिए उदाहरण, जो आप लोग खाते हैं 3 बेर, लिखिए 3 बेर खाती है, खाती ते, 3 बेर खाती तेवे, 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती तेवे, 3 बेर खाती है। इसमें कितने लोग 3 बेर खाते हैं, तीन बेर खाती है, खाती होगा ना, सबरी के लिए कहा गया है ना, कि सबरी की पक्ति है। यहाँ पर जब राम जी जाते हैं वनवास में, तो सबरी का नाम सुने होंगे ना, सबरी उनको यही होता है, आपको मैं बता दूंगा नामली में, भले उसका अन्यथा मत लीजिएगा, अपने अनुसार होता है। देखेंगे जब आप किसी एक मध्यम वर्ग के या किसी गरीब के घर जाएंगे, तो खटेवे पर जब बैठे तुरंत पोछी ओछी, आप तुरंत जौने होकर रही लेवा गुदरी बिछाएगा कि बैठ, हाँ ठीक, आप खूब बढ़िया से गिलास माज के लेके आई या पानी दे, जौने सपरेगा भेली उली बड़ा साफ सुथरा से देने का क्या करेगा, फिर सोचे कहाँ खिया दें कहाँ पिया दें, ये होगा ना। आप कौन ऐसा बढ़िया आदमी घर चल जा,
साहब लिया हो तो पानी लिया हो पानी। हाँ वो एगो बोतल है तर लिया के दे दी खम्मा वाला, वो वाला नहीं समझिए, ठीक। आ रख दे आ एगो गिलास अच्छा गिलासियो ना हो तो लिया दे बोतल से पीला के मारे जाई। बात समझ गई ना, समझ में बात, ये सच्चाई है, ठीक। वही यहाँ पर क्या, जब सबरी के पास राम जी जाते हैं तो सोचते हैं मैं क्या खिला दूं क्या पिला दूं। उसके चक्कर में वो कहती कुछ नहीं तो फल, अरे बेर के पौधे से बेर तोड़ के लाती है। और उसमें भी संदेह होता है हो सकता है बेर खट्टा हो तो भगवान जी खाएंगे, चाहे हमारे इष्ट मेहमान खाएंगे तो उनको क्या लग जाएगा बुरा। अब उसको चख के, जितना बुद्धि उतनी है ना काम, मतलब उस हिसाब से उसमें प्रेम रहता है उसका से जूठा करती है। तो वह उसको चख के रखती है 3 बेर, अगवा पिछवा अगवा से अगल बगल और आगे से भी, कि कहीं हो सकता है कि एक हिस्सा मीट उथू ना हो जाए। बात समझी ना, एक तरह बता दें पुलिस में लेकर तो बचबे का कहे लोग ने, जब ओनियों से अगवा खा तो बचल कहाँ में बह, ठीक है बिहेवे बचल। हम कहा उस समय बैर होता था, अब तो सब डंकल वाले आ गए हैं सब। तो करती थी और रखी थी वहां पे, ठीक। वो रखती थी, लक्ष्मण जी गए देखे तो लक्ष्मण जी नहीं खाए, उठावे या पीछा फेंक दें, उठावे पीछा फेंक दें। भैया हम मान लो कहियो कि खेबे ना, ये होता है हमारे परिवेश में भी। घर में जाएंगे, बड़का भाई तय समझदार, छोटका भाई नहीं समझदार है, आ गया मान लीजिए पानी इनके सब किसी तरीके का, और उसको पसंद नहीं है मान लीजिए। ऐसे एक जगह रिश्तेदारी गए थे और करेलियों में मरचा डले रहे, पड़ता है हम सुने पहली बार जो देखे थे, करैली तो खुदे तीखर बा, हाँ वो में मरचा डल ले भी। मन तीखा कैसे निकालेंगी वो में, पर वही बता रहे हैं ना, तो हम यही जानते थे, फिर बाद में पता चला दिस इज करेलियो मरचा पड़ता है, तब लिया के। अब इतना अगावत सुगावत में बाबू ओइला धीरे धीरे ला भाई 1-2 रोटी गर्मे गरम करेली सब्जी, मरचा देखते जी फित्ती पर आ गल। अब का करी, अबे ना करी तब वो के बुरा लग जाएगा, हाँ करती तो भाई वही तरह का करी। एक के रोटी एक कवर खाई और पानी पी के घोट जाए, एक कवर खाए पानी पी के घोट जाए, एक के बार बहुत पेटवा मतलब खराब क्या करी, एक के रोटी के उतर खा लिया नहीं भैया, मरचा बराबर आके। फिर बाद में घरे आके मम्मी पापा से पूछल कि वहाँ करेली मरचा पड़ला, कहता हूँ हाँ पड़ेला भाई, मन के नाम पड़ नहीं जा। तब पता चला कि हाँ करेली में मरचा भी ठीक है। इतना फुर्सत कहाँ बा ना, ऐसा रहा था तो करेली सब्जी खियावत है, कुछ और ना खिया सकते हैं। हाँ क्या कह रही हैं, आदि के सब बनरियों का जाने, अगर बनना ना बनरियो ना होला है वो कहाँ जानेगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, तो भाई हम तो कहते हैं जो हमसे बोले वो सुनने के लिए क्षमता रखे, है कि नहीं है, ठीक। तो दिस इज यहाँ पर क्या है, 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती है। एक 3 बेर का अर्थ किससे है, 3 बार से है, और 3 बेर का अर्थ किससे है, बेर फल से लिया गया है हमारा, है ना। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक का अलंकार हो जाएगा। 2-4 उदाहरण और बचे हुए हैं, आपको नया बता देंगे कल, ठीक है। अगले वाले लेक्चर में आपका शब्द अलंकार क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई सबको, अभी तो जो पढ़ाए हैं कि घर पे जाके किताबों के माध्यम से और भी उदाहरण देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। बात समझ गई ना, ठीक। एक और बता दीजिए, उधो जोग जोग हम नहीं,